हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अगर एलर्जिक राइनाइटिस का सडन अक्यूट एपिसोड हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेजल कंजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, पूरा दिन डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे केस में कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए जो कि अक्यूट अटैक में आपकी मदद करेंगे। आज के टॉपिक में हम उन दवाइयों के बारे में बात करेंगे, कौन सी दवाइयाँ आती हैं और किस तरह से काम करती है, किसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपके घर या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस या छींक का प्रॉब्लम है? क्या छींक के टाइम आप प्रयोग करते हैं या क्या ट्रीटमेंट या दवाइयाँ आप प्रयोग करते हैं, उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। ज्यादातर अक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस में मल्टीपल तरह की दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कई तरह के मीडिएटर्स काम करते हैं। हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन है, मास्ट सेल्स है, कई तरह के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म काम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। इसमें एक ही तरह का प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मल्टीपल तरह की दवाइयों का अक्सर प्रयोग करने से फायदा मिलता है। फर्स्ट लाइन दवा में ज़्यादातर एंटीहिस्टामिनिक का प्रयोग किया जाता है, जो कि H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ज़्यादातर ये छींक, खुजली और पानी का जो डिस्चार्ज होता है उसको कम करने में मदद करता है। ये हिस्टामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को छींक या प्रॉब्लम जो कंजेशन की होती है उसको करवाने में। जर्नल ऑफ एलर्जी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में एक आर्टिकल में बताया गया था कि सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जो आप यूज़ करते हैं वो छींक की फ्रीक्वेंसी को 60 to 70% तक कम कर सकता है। बाकी दवाइयों के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट लगभग 60-70% तक देखा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पर आप यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स, यानी नाक में डालने वाली नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेस, जैसे फ्लूटिकोजोन का प्रयोग करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 और यूस्टोफिल्स जो कि आपको कंजेशन करवाते हैं या नेजल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, उसको कम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंसेट में एक आर्टिकल में बताया गया था कि नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके नाक के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में और इम्प्रूव करने में सीवियर एलर्जी वाले पेशेंट में एंटीहिस्टामिनिक से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसको असर करने में काफ़ी टाइम लगता है, ये धीरे धीरे करके असर करता है। तो अगर आप इसका लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, रेगुलर प्रयोग करते हैं तो फ़ायदा करेगा। यदि आप अटैक के टाइम सडनली अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक ही बार प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। इसको रेगुलरली यूज़ करने से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कुछ नेजल डिकंजेस्टेंट बंद नाक को खोलने में मदद करते हैं, जो कि नलियों को वैसोकंस्ट्रिक्ट या सिकुड़ा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, तो उससे भी कई बार फायदा मिलता है। इसमें ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, इस तरह की ग्रुप की मेडिसिन का प्रयोग होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन में तुरंत नाक को खोलने में काम आती है, सिक्रीशन को कम करने में काम आती है, लेकिन इसका लंबे समय तक यूज़ करने से ज़्यादा रिबाउंड कंजेशन होता है, इसलिए इसको लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, ये सेकेंडरी पाथवेज को ब्लॉक करती है, ल्यूकोट्राइन पाथवे को ब्लॉक करती है। ये रात को होने वाले सिम्टम्स और खासकर एस्थमा अगर किसी को, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादातर केस में मल्टीपल कॉम्बिनेशन थेरेपीज का अगर आप प्रयोग करोगे तो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ही तरह की थेरेपी यदि आप प्रयोग करोगे तो आपको हो सकता है उतना अच्छा रिलीफ ना मिले। अक्यूट एलर्जी का जब आपको एपिसोड होता है तो फास्ट एक्टिंग मेडिसिन का आप प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों का यदि आप साथ में प्रयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। डिकंजेस्टेंट वाले स्प्रे जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन वगैरह, इनका बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार किसी को अगर जुकाम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो बार बार स्प्रे को छिड़कने लगता है, जिसकी वजह से फायदे के बदले कई बार नुकसान हो जाता है और नलियाँ ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। अलग अलग व्यक्तियों में मेडिसिन का भी अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। कई बार IgE सेंसिटिविटी की वजह से अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है सेम दवा से भी। किसी व्यक्ति की अगर स्लीप की क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज है तो वैसे केस में भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कई बार एलर्जी के प्रॉपर मैनेजमेंट से स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, जो कि एक इनडायरेक्ट एडवांटेज है, क्योंकि एलर्जी वाले पेशेंट में अक्सर स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसको इंप्रूव करने में ये मेडिसिन कई बार मदद करती है। साथ में यदि आप अगर एनवायरनमेंट कंट्रोल और प्रॉपर मेडिसिन का अगर साथ में प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। सिर्फ मेडिसिन के भरोसे अगर रहेंगे तो उल्टा कम फायदा मिलेगा। एनवायरनमेंट यानी एलर्जन के एक्सपोजर को भी यदि आप कम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप सलाइन से नाक को क्लीन करते हैं तो ये एलर्जन, म्यूकोस और डस्ट जो इरिटेंट्स नाक में रहते हैं उनको क्लीन करने में मदद करता है, तो ये भी कई बार साथ में प्रयोग करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा ओरल डिकंजेस्टेंट टैबलेट्स जैसे सूडोफेड्रिन आती है, जो सीवियर कंजेशन वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं, ये कई बार मदद कर सकती है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड पेशेंट में, लेकिन ये BP, हार्ट रेट, एंग्जाइटी और इंसोम्निया करवा सकती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर सीवियर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो वैसे केस में आपको स्टीरॉयड के टैबलेट्स भी कई बार दिए जाते हैं, लेकिन इससे स्टीरॉयड के बॉडी में साइड इफेक्ट जैसे हड्डियों का वीक होना, शुगर बढ़ना, वेट का बढ़ना और आपको ब्लीडिंग के चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड्स का टैबलेट्स का लेना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल एलर्जी हो तो ही इसका प्रयोग करना चाहिए।
इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी के अलावा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो साथ में कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। रूटीनली हर केस में एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे के बदले नुकसान होता है। कुछ लोग को लगता है कि जो नेजल स्प्रेज है ये एडिक्टिव होती है, वैसा यूजली नहीं है। स्टेरॉइड के स्प्रे ज़्यादातर सेफ होती है और अगर लंबे समय तक भी यूज़ करें तो आदत नहीं पड़ती है। लेकिन बस ये कि अगर आप उसको टाइम से पहले बंद कर देते हैं या अंडर यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम कई बार वापस पलट के आ सकती है। जिन लोग को एस्थमा, साइनसाइटिस और एक्जिमा और नेजल पॉलिप्स का प्रॉब्लम है वहाँ पर उनको भी कंट्रोल करना जरूरी, नहीं तो इससे कई बार ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और बाकी इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, मास्क रेगुलरली पहनना है, चेहरे को और मुंह को रेगुलरली धोना है और हाथों को रेगुलरली वॉश करना है, बेडरूम को डस्ट फ्री रखना है, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, स्मोकिंग को, परफ्यूम्स को अवॉइड करना है, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना और किसी भी तरह के परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेज और एरोसोल से एक्सपोजर से खुद को बचाना है। ये सारी चीज़ें करके आप अपने एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, खासकर तब जब आपको अक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है। अगर आपको साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, व्हीजिंग हो रही है, चेहरे पे सूजन हो रही है, फीवर आ रही है, बलगम का कलर चेंज हो रहा है, बार बार साइनस में इन्फेक्शन आ रहा है और अगर दवाइयों से इफेक्ट नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। ये सारे रेड फ्लैग साइंस है जो इंडिकेट करेंगे कि प्रॉब्लम सिवियर या सीरियस है और ऐसे केस में आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको अक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस का अगर एपिसोड होता है तो एपिसोड के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो मेडिसिन किस तरह से काम करती है और क्या फायदे नुकसान होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।